आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3। बीए पार्ट 3 जो जीएस का पेपर होता है इसको जीईएस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पेपर को जीईएस भी बोलते हैं। जो जीएस का पेपर होता है ये पार्ट 3 में होता है और ये सबके लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ये पार्ट 3 में होता है जो जीएस का पेपर होता है और ये सबके लिए होता है। ये बीए में जो जिसका आर्ट्स भी है, जिसका कॉमर्स है, जिसको साइंस है, ये सबके लिए ये जीएस का जो पेपर होता है पार्ट 3 में ये सबके लिए होता है, यानी जनरल स्टडीज। इसको जीईएस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो इसका टॉप 10 वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज वही टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं और इसको ध्यान से समझना और देखना है ये टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। और देखिए ये जो इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं जीएस में एक लिमिटेड मात्रा में ही रहता है कि इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कुछ क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें से सभी लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो और देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे तैयार किया गया। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद और समझने के बाद, कई साल के लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर समझने के बाद ये तैयार किया गया, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी तैयार नहीं कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है, यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए, कपास, रबर, नारियल या ज्वार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कपास। इसमें से कपास के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छा होता है। और देखिए मिट्टी के प्रकार, कई प्रकार के मिट्टी होती है। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, बहुत प्रकार के मिट्टी होती है। लेकिन कुछ लिमिटेड मात्रा में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये काली मिट्टी से पूछा जाता है, लाल मिट्टी से और जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी से भी क्वेश्चन और लैटेराइट मिट्टी से, मतलब 4 को लगभग मिट्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी से क्वेश्चन पूछा। और सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, याद रखिएगा। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को भी लेकर आता है। इसीलिए बाढ़ जो इलाका में, बाढ़ वाले इलाके में जब पानी सूख जाता है तो वहां पर फसल बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी धरती के सबसे ऊपरी परत होती है, तो सबको पता है मिट्टी को पेडोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पेडोलॉजी कहते हैं और इसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। और मिट्टी की गहराई कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक गहरी हो सकती है। समझ लीजिए मिट्टी इतना गहरा होता है, 30 मीटर तक ये गहरा मिट्टी अंदर हो सकता है। और तो बस इतना ही मिट्टी के बारे में, इतना ही, और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। और इसके आसपास, और इसको आप लिखते जाइए कॉपी पर, ध्यान रखिएगा, लिखते जाइए, देखने से कुछ नहीं होगा, लिखते जाइए और इसको बार बार याद कीजिए और पढ़िए। और ये सब जो अलग से भी क्वेश्चन बता रहा है जैसे जलोढ़ मिट्टी वाला, इसको भी लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, झूम खेती किस राज्य में की जाती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मिजोरम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मिजोरम। जो झूम खेती होती है ये मिजोरम वाले इलाके में, समझ लीजिए पहाड़ी क्षेत्र के इलाके में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्र वाला इलाका में किया जाता है झूम खेती। और जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, अब यहाँ पर मिजोरम ना देकर कोई और क्षेत्र भी दे सकता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, यानी पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य है, अधिकतर राज्यों में झूम खेती की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये मिजोरम, ध्यान रखिएगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिजोरम आंसर इसका सही हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखिए, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश भी आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब भी रह सकता है झूम खेती के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थान है, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, देवप्रयाग। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। और जिस जगह से निकलती है उस जगह को गोमुख कहा जाता है। जगह का नाम गोमुख है और ग्लेशियर का नाम, ग्लेशियर मतलब जिस वहाँ पर जो भी ग्लेशियर होता है, जो बर्फ के पहाड़ से जो निकलती है उसको गंगोत्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए जो गंगा नदी है वो बर्फ के पहाड़ से ही निकलती है।
और ऐसे पूरा पहाड़ का नाम तो हिमालय है, गंगा हिमालय से निकलती है, लेकिन वो छोटे से जो जगह होता है वो गंगोत्री होता है, और जो वहाँ पर स्थान होता है वो स्थान का गोमुख नाम है। अब देखिए इसकी थोड़ा लंबाई देख लेते हैं, क्योंकि लंबाई भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई, इसकी कुल लंबाई, इसकी जो कुल लंबाई है वो 25 है, ध्यान रखिएगा, 25 किलोमीटर, यानी कि गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 2525 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। ये दो देशों में, भारत और ये भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में, पहले भारत में और उसके बाद बांग्लादेश में ये जाती है नदी, और बांग्लादेश में ये जाने के बाद क्या होता है, ये समुद्र में यहाँ पर भी मिल जाती है, भारत वाले क्षेत्र में भी समुद्र में मिल जाती है, लेकिन ये बांग्लादेश में भी एंट्री होती है, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी बांग्लादेश में भी एंट्री होता है गंगा नदी का। और देखिए भारत वाले इलाके में 25 ये पूरा लंबाई बताया जा रहा है गंगा का। और देखिए तो ये भारत वाले इलाके में कई राज्यों से होकर जाती है, ये कई बिहार वाले राज्य से, और बिहार में जो गंगा आती है यहाँ, ये कई नदियाँ जो है, सहायक नदियाँ इसमें मिल जाती है बिहार में, जैसे सोन नदी हो गई, और जितने भी नदी है बिहार में, अधिकतर नदियाँ कहाँ पर मिल जाती है, गंगा में ही मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। अभी तो अगला वाला जनगणना हुआ नहीं है, जो 10 साल पर जनगणना होता है, 2011, 2021 या 22 में होने वाला था, अभी तक तो हुआ नहीं है, तो उस आधार पर नहीं, 2011 वाला जनगणना के आधार पर पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अब कितना जनसंख्या है, चलिए बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना जनसंख्या है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 19 करोड़ से अधिक है, 19 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। और बात कर ले अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ लोग रहते हैं, बिहार में रहते हैं जो लोग 10 करोड़, और मध्य प्रदेश में जो रहते हैं 7 करोड़। तो सबसे अधिक जो देश में जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, ध्यान रखिए, उसके बाद महाराष्ट्र जहाँ पर 11 करोड़ लोग रहते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा जो है बिहार, 10 करोड़ लोग रहते हैं, यानी पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, और चौथा पश्चिम बंगाल, और पांचवा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बोली जाने वाली मातृभाषा हिंदी के रूप में है। कितना प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। 43.63%, 35%, 53.63% या 60%। तो ये 43.63% हिंदी लोग बोलते हैं। हिंदी कितने बोलते हैं, 43.63%। ये सबसे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ध्यान रखिएगा, हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की विशेषता है तिरंगा, अशोक चक्र, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से बना हुआ, या सभी। तो भारत का जो झंडा होता है उसको तिरंगा भी कहते हैं, यानी 3 रंगों से बना हुआ है, इसको तिरंगा भी कहते हैं। पहला वाला भी सही है, उसमें अशोक चक्र भी होता है, ये बीच में पता भी है आपको, और केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग भी होता है, यानी ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सभी 3 रंगों से बना हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय ध्वज 3 रंगों से बना हुआ होता है, बीच में अशोक चक्र भी होता है, तो ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, सोन नदी का उद्गम होता है, जो सोन नदी है, ये सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो उद्गम अमरकंटक, हिमालय ग्लेशियर, चंबल या डीन में से कोई नहीं, तो अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये जो अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में है ये अमरकंटक। और ये पटना में आकर, पटना, बिहार के पटना में आकर ये मिल जाती है, ये जो नदी है सोन नदी, ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, गंगा नदी में ये मिल जाती है सोन नदी, और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी है, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर है, ट्राम्बे, हैदराबाद, पुणे या चेन्नई। तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अब ये भाभा कौन थे, तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा।
ये इन्हीं के नाम पर परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया है। अब ये क्यों इन्हीं के नाम पर रखा गया है कि देखिए, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है कि भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने किया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा नहीं किया था, इसीलिए इनके नाम पर परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। तो ये बात ध्यान रखना कि इसकी जो स्थापना है ये 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका जो आंसर है ये तो पता ही है आप लोगों को। इसका जो आंसर है वो आंसर इसका हो जाएगा ए ट्राम्बे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए ट्राम्बे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये हमारे सांसद का उच्च सदन होता है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद। तो राज्यसभा जो होता है सांसद का उच्च सदन होता है। संसद होता है, संसद यानी सांसद वही, संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, और ये हमको बताइएगा तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बात ये कमेंट में कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है और राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में कितने सीट होते हैं और राज्यसभा में कितने सीट हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मतलब ये कब मनाया जाता है यही पूछा जा रहा है। 12 जनवरी, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या 11 अक्टूबर। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। इनका जो जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद को 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 में हुआ था इनका जन्म। और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त नाम था बचपन का। और ये देखिए, इनका ये सबसे मतलब एक विद्वान तो थे ही, बहुत चीज़ों के बारे में इनको ज्ञान था। और ये अमेरिका में गए थे धर्म सांसद में, जो कि भारत का नाम बहुत ही ऊंचा किए थे उस समय। भारत का नाम बहुत ही 1893 वाला आपको याद ही होगा, धर्म सांसद अमेरिका में गए थे। और इनकी भाषण की बहुत ही प्रशंसा हुई थी। ध्यान रखिएगा, इनके भाषण को उस समय बहुत ही प्रशंसा किया गया था। और इन्होंने ही कहा था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। किन्होंने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद ने। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न होते। ये 12 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? ये 10 को कंप्लीट हो गया। आप क्या आगे बढ़ते हैं? तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।